हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान और स्वागत करता हूं आपका IAS PCS एकेडमी में। फ्रेंड, ये हमारा GS प्रैक्टिस सेट का पार्ट 15 है। जिसने पहले 14 पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। वहां पर सब अपडेट कर दिए गए हैं और अगर वहां ना मिले तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर मिल जाएंगे। और जिसे भी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करनी है, वोकैब की, ईडियम फ्रेजेस या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो भी मैं करवा रहा हूँ। सुबह वो 10 से 12 के बीच में वीडियो अपलोड हो जाता है, आप उसे भी देखिए, उसकी प्लेलिस्ट अपडेट है। और अगर वो भी ना मिले तो आप वीडियो में जाकर देख लीजिए। ये हमारे SSC के प्रीवियस ईयर है, वो सारे क्वेश्चन हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका, चलिए शुरू करते हैं। और आज क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने ऐसे बोला कि हमें इंग्लिश में दिखाया करिए, तो वो देख लीजिएगा। अगर हम इसे पढ़ेंगे नहीं इंग्लिश में ज़्यादा, क्योंकि अगर हमने पढ़ना शुरू कर दिया दोनों लैंग्वेज में तो फिर टाइम जो है ये 21-20 मिनट का वीडियो जो है 40 मिनट पहुंच जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं। तो आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा, जो मुझे ज़रूरी लगा वो मैं पढ़ दिया करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। मतलब क्या कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम, यानी कि जो दिव्यांग थी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो पहला ऑप्शन हमारा अरुणिमा सेन, दूसरा है पूर्णा मालवत, या फिर तीसरा अंशु जाम सेनपा, या फिर प्रेमलता अग्रवाल। तो कौन थी ये थी अरुणिमा सिन्हा, ये हमारी ऑप्शन है, ठीक है। ये कब चढ़ी थी? 2013 में ये चढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? जिसे इंग्लिश में पढ़ना हो ये पढ़ सकता है, ठीक है। तो अब इसे देख लीजिए, अब इसके ऑप्शन देख लीजिए आप अच्छे से। तो पहला ऑप्शन है इसका जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी, या फिर जनरल SM श्री गणेश, या फिर जनरल KS थिमैया, या फिर जनरल KM करियप्पा। तो ये कौन थे? ये हमारा आंसर है जनरल KM करियप्पा। क्यों मनाया जाता है ये? इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमारा वेटरन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, ये कब मनाया था? ये मनाया जाता है हमारे जो पहले चीफ कमांडर इन चीफ जो थे वो थे हमारे जनरल करियप्पा, और ये रिटायर हुए थे कब? 14 जैन को, ठीक है, 1953 में। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 14 जनवरी को हमेशा, क्या, आर्मी वेटरन्स डे। तो याद रखिएगा, ये आंसर हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एकमात्र तैरता डाक घर किस झील पर है? एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर है? ये इंग्लिश में देख लीजिएगा। तो ये कहाँ पर है? वुलर लेक में है, या फिर डल लेक में है, या फिर चिल्का लेक में, या लोकटक लेक में? आप लोगों ने लोकटक लेक देखते ही आंसर मार देते, लोग ध्यान नहीं देते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर ये पूछे कि एकमात्र तैरता पार्क, फ्लोटिंग पार्क, वो तो लोकटक झील पर है, मणिपुर में, केबल लॉन्ग जाओ, ठीक है। लेकिन ये है क्या? ये है डाकघर, और डाकघर कहाँ पर है? ये है डल लेक में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? ठीक है, देख लीजिए। ऑप्शन है आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और मेघालय, या फिर पश्चिम बंगाल। तो क्या होगा इसका? इसका होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो सूर्योदय यहीं दिखाई देता है, ठीक है। जब सनराइज सबसे पहले हमारा यही होता है, क्योंकि यही सब इधर साइड है इंडिया के, और यहीं पर सबसे पहले सनराइज होता है। और सबसे लास्ट में कहाँ दिखाता है? गुजरात में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, सबसे लास्ट में गुजरात में दिखाई देता है, सबसे पहले यहाँ दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री पूछा मैंने कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर पूछे गए। तो आपके सामने ऑप्शन है, प्रणब मुखर्जी, इंदिरा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, या फिर त्रिगुणा सेन। तो ये कौन थे? ये थे हमारे अबुल कलाम आज़ाद, ये तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी देख लीजिए आप। सुकुमार सेन, मिहिर सेन, कल्याण सुंदरम, या फिर ओम प्रकाश रावत। तो कौन थी? सुकुमार सेन, ये भी सब जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कॉमन से क्वेश्चन है, लेकिन कॉमन से क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया? तो देखिए, अब आपके सामने ऑप्शन है, पढ़िए आप लगाने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो पहला ऑप्शन हमारा नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन, दूसरा है कांडला भटिंडा पाइपलाइन, तीसरा है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन, या फिर चौथा क्या है? चौथा है मुंबई हाई
अंकलेश्वर कायली पाइपलाइन। तो आप देखिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला, नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन। और ये कब कब बनी थी? नहरकटिया जो है, नहरकटिया और नुनमती ये दोनों जो हैं ये बनी थी 1962 में, ठीक है। और 1964 में कौन सी बन गई थी? ये बन गई थी हमारी बरौनी पाइपलाइन। याद रखिए अब, 1964 में बरौनी, और ये नहरकटिया ये 1962 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डेट भी पूछ सकता है इसलिए मैं सब कुछ बताता चल रहा हूँ। टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो कब हस्ताक्षर किए? 1792 में, या फिर 1784 में, या फिर 1764 में, 1799 में। तो ये क्या होगा? ये होगा 1784, क्योंकि जब ये हमारा दूसरा युद्ध चल रहा था अंग्रेजों से, आंग्ल मैसूर युद्ध, तब अंग्रेजों को टीपू सुल्तान ने हरा दिया था, तब यहाँ पर आकर संधि हुई थी उनके बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टुकारोई का युद्ध कब लड़ा गया? किसका? बैटल ऑफ टुकारोई फोर्ट। और आपने ये मेरे ख्याल से लगभग 90% लोगों ने ये क्वेश्चन सुना भी नहीं होगा। तो आप देखिए अच्छे से ये कौन सा क्वेश्चन है और कैसे पूछ सकता है एसएससी। देखिए डी पूछ सकता है। 1532 है ऑप्शन, या फिर 1565 या 1575 या 1546 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1575। और ये क्या था? ये किसके बीच लड़ाई थी, कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ? तो ये है उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ठीक है, टुकारोई का युद्ध। और ये किसके बीच होता है? ये हुआ था मुगल एम्पायर था एक साइड, और एक साइड कौन था? एक साइड था बंगाल और बिहार के, नहीं वो सल्तनत बोल सकते हैं, जैसे कि एक तरह से अलग बन गए थे उस टाइम पे, एमबीटी टाइम पर, और फिर धीरे से बढ़ गए थे। तो ये वही है। तो एक तरफ था मुगल एम्पायर और एक तरफ था कौन? बिहार और बंगाल का सल्तनत, ठीक है। टुकारोई का युद्ध, ये अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, ये सब जैसे आता होगा उसके लिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, सुगौली की संधि पर अंग्रेजों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। सुगौली की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ सुगौली। अब देखिए अच्छे से आप, ये उन्होंने देखो कैसे पूछा है, ऑप्शन दे कैसे दे रखे हैं, गोरखा, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मराठा। आप लोगों ने सुना होगा सुगौली संधि किसके? नेपाल के बीच हुई, नेपाल और अंग्रेजों के बीच हुई। तो इन्होंने नेपाल ना देकर इन्होंने गोरखा दे दिया। बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होंगे और बहुत सारे लोग फिर उल्टे सीधे आंसर टिक कर देते हैं। तो क्या गोरखास, गोरखास कहाँ? नेपाल के ही होते हैं। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1814 में, 1814 टू 1816, ये इस बीच संधि हुई थी ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? इंग्लिश में देख लीजिए आप जब तक, और ऑप्शन भी देख लीजिए। तो किसके बीच लड़ा गया आप देखिए, नादिर शाह का युद्ध। तो ऑप्शन हमारा पहला अकबर शाह, दूसरा ऑप्शन हमारा बहादुर शाह जफर, तीसरा औरंगजेब, और चौथा है मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। तो किसके बीच हुआ था? ये मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। 1739 में मोहम्मद शाह राज कर रहा था, और उधर नादिर शाह आया। नादिर शाह कहाँ का था? ये ईरान का था। और ये हुआ था लगभग 24 फरवरी 1739 में ये हुआ था। और नादिर शाह ने काफ़ी लूट मार मचाई इंडिया में, और वो कोहिनूर भी लूट ले गया था यहीं से। मोहम्मद शाह के पास था, इससे कोहिनूर भी लूट ले गया था वो। फिर कोहिनूर को वापस कौन लाया था? महाराजा रणजीत सिंह लेकर आए थे। खैर ये लंबी हिस्ट्री है, इतना बताने का टाइम नहीं है क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। चलिए कभी ब्रीफली मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से, तो आप देखिएगा कभी हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई? अब प्लासी का युद्ध मतलब ये जो युद्ध था प्लासी का, यहीं से अंग्रेजों को लगने लगा था अब हमारा इंडिया में दबदबा आया और इंडिया में लोग मतलब हम आसानी से कैप्चर कर सकते हैं या गुलाम बना सकते हैं, क्योंकि यहीं से उसकी शुरुआत हो गई थी कि उसने यहाँ पे 3 राजाओं को हराया था, 3 जगह के लोगों को। तो ये कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। और कब होता है? 1757 में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिए थे? तो कौन सा लड़ाई थी? हल्दी घाटी लड़ाई थी, या फिर बक्सर की थी, या फिर प्लासी थी, या पानीपत की थी? किसकी थी? बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर की लड़ाई में उसने निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिए थे। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1764 में, याद रखिएगा वैसे, ठीक है। और प्लासी में सिराजुद्दौला किसने धोखा दिया था? मीर जाफर ने धोखा दिया था, ये याद रखिएगा बच्चे से, पूछ सकते हैं कि कौन धोखेबाज था। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? देखिए फिर से आ गया ये क्वेश्चन, ऐसे रिपीट करते हैं, किसके बीच लड़ी गई है? एक मिनट इंग्लिश में देख लीजिए आप क्वेश्चन अच्छे से। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन, ठीक है। तो किसके बीच? अली वर्दी खान और ब्रिटिश सेना,
या फिर सिराजुद्दौला या ब्रिटिश सेना, या फिर कासिम और ब्रिटिश सेना, या फिर मराठा ब्रिटिश सेना। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया है, ये किसके बीच हुई थी? ये हुई थी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना। और सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया था? इनके सेनापति था मीर जाफर, उसने धोखा दिया था। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच को लड़ी गई। देखिए एक की मतलब ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार घुमा घुमा फर्क पूछेगा जरूर आपसे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी है। ये कब हुई थी? 23 जून 1957। बाकी तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से हमारी पॉलिटी शुरू हो गई है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा आर्टिकल कारखानों आदि में बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है? किस में? फैक्ट्रीज में बच्चे काम नहीं करते थे नहीं। और कल मैंने आपको बताया था कि बलाश्रम, और आज आया बच्चों के ऊपर। ये दोनों एक ही साथ आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल जो, चलिए मैं देखता हूँ, ऑप्शन दिखाता हूँ पहले आपको। ऑप्शन है 24, 21, 17 और 31। देखिए 24 है, और जो 23 है ये बलात्श्रम को लेकर, और दोनों ये पूछते हैं, दोनों ये मूल अधिकार में आते हैं, ठीक है। ये बलात्श्रम है, मतलब हम लोग किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, जबरन नहीं करवा सकते गुलाम बनाकर, ये बलाश्रम से संबंधित है। और ये है बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में के प्रावधान है? तो देखिए भाग 4 में हमारा क्या है, ये आपको पता होगा। भाग 3 में तो मूल अधिकार है, और भाग 4 में बताइए क्या फंडामेंटल राइट्स है हमारे, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, या फिर चुनाव है, या फिर नागरिकता है? तो क्या है ये है नागरिक, ये है फंडामेंटल राइट्स। क्या है? फंडामेंटल राइट्स है हमारे, सॉरी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये किस में फंडामेंटल राइट्स? ये भाग 3 में। और भाग 4A में क्या है? कल बताया था आपको, भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर आए थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बताने लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप सुन लीजिए और नोट कर लीजिए अगर आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1978 में संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिग्रहण अधिकार तथा बिक्री को समाप्त कर दिया। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? ये कहना चाहता है कि इससे पहले जो 1978 से पहले जो हमारी जितनी भी मतलब संपत्ति होती थी, ये हमारे मौलिक अधिकार में आता था। और इसका आना अगर हनन हो जाए, जैसे कि इसमें क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये आई कि जैसे कि सरकार को या फिर गवर्नमेंट को रोड बनानी है, रोड या फिर फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करनी है, अब वो हमारी ज़मीन है, और हमने क्या कर दिया? हमने कहा ये तुम्हारा हमारा मौलिक अधिकार है, आप हमारी ज़मीन छीन रहे हैं। हम जाके सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, इससे फिर वो हमें मिल जाती थी वापस। ये हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन होने लगा गवर्नमेंट और लोग बीच में, हम लोग आम पब्लिक बीच में। तो उन्होंने कहा ऐसा तो हमें कुछ इंडिया बना ही नहीं पाएगा, कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाएगा। तब जाके इसे मूल अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल, ये हमारा कौन सा अमेंडमेंट था? ये था हमारा 44th अमेंडमेंट, ठीक है। 1978 में हमारा संपत्ति से जो संपत्ति का अधिकार है, ये मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था, जिससे कि हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट ना जा पाए। नेक्स्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। जैसे इंग्लिश में पढ़ना है वैसे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये तीसरा दिन है लगातार ये रिपीट हुआ है। बताया था आपको 86th अमेंडमेंट था, और सन थी 2002। इसमें हमारा शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। किसमें किसमें किया गया? नीति निर्देशक तत्वों में किया गया, 45 आर्टिकल था। और मौलिक कर्तव्य में 11वां, और मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A, ये तीनों में शिक्षा अधिकार डाले गए थे, ठीक है। 45 और 11वां, ये आप याद रखिएगा, कैसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो भारत के संविधान में संशोधन पहली बार कब हुआ? 1951 हुआ, 1954 में हुआ, 1961 में हुआ, 1960 में हुआ। तो ये कब हुआ? ये हुआ 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 124 में संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? आप इंग्लिश में देख लीजिए अच्छे से, और फिर बताइए कौन सा 124वां संशोधन था, अमेंडमेंट कौन सा था? तो क्या ट्रिपल तलाक था, या फिर एयर इंडिया का निजीकरण था, या फिर जीएसटी था, या फिर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं चल रहा, आर्थिक आरक्षण ये था। तो ये कौन सा था? ये था आर्थिक आरक्षण। और ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा 124वां संशोधन, क्योंकि ये अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में गया था केस कि इसे बंद करने की मांग उठी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह हनन नहीं है और ये बिल्कुल सही है, ईडब्ल्यूएस मिलता रहेगा। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 124वां संशोधन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है, यानी कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा जो संविधान में संशोधन होता है ये कौन सा पार्ट बताता है। तो ये कौन सा पार्ट बताता है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 15, या फिर ऑप्शन 10, या फिर ऑप्शन 8, पार्ट 8, या फिर पार्ट 20। तो कौन सा था, ये हमारा भाग 20वां है और आर्टिकल है 368A। ठीक है, ये क्या बताता है कि हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया ये अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है इंडस, या फिर काबुल, या फिर सतलज, या फिर चेनाब। देख लीजिए अब अच्छे से। तो ये कौन सी है, ये है इंडस नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। तो आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन श्रीलंका। ठीक है, हाईएस्ट पीक पूछेगी श्रीलंका की, तो कौन सी है, ये ऑप्शन आपके सामने। क्रिकलपोट्टा, या फिर हकाला, या फिर माउंट पेड्रो, या फिर बाइबल रॉक। आप पहचान, आप आपने लगाइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो आपने लगा लिया होगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है माउंट पेड्रो। ये श्रीलंका की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आबादी की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, मतलब किसकी दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से। ये देखिए आबादी, ये जरूर पढ़िए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री, किसके बेसिस पे, पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑप्शन हमारा अफगानिस्तान है, या फिर नेपाल है, या फिर मालदीव है, या फिर बांग्लादेश है। तो बताइए आप कौन सा होगा। तो देखिए मालदीव ही है, ये तो पता ही आपको, मालदीव काफ़ी छोटा सा देश है, आबादी भी बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से सटी हुई है। तो कितने भारतीय राज्यों से सटी हुई, ये बताया गया, भारत और भूटान के बीच की सीमा। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन, क्या ये 4 राज्य हैं, या फिर 3 राज्य हैं, या फिर 5 राज्य, या 2 राज्य हैं। तो कितने राज्य बताइए। तो ये हैं हमारे 4 राज्य। और कौन कौन से राज्य हैं, तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है, आप देख लीजिए। वॉज, जैसे नहीं हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वॉज, तो इसमें एक डबल ए बना लीजिए बस, वॉज। और वॉज का मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ए से असम, और ए से अरुणाचल, और एस से सिक्किम। तो याद रखिएगा, वॉज मतलब ए से, वॉज मतलब वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल और सिक्किम, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है नॉर्मल सी, भूटान से सटे हुए राज्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश भारत के पड़ोसी देश है। अब भारत के पड़ोसी देश पूछे हैं। अब आप ये सामने, आपके सामने ऑप्शन है, आप देख लीजिए। नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, बताइए आप, क्या सिंगापुर हमारा पड़ोसी देश है ना, ये तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। क्या रूस हमारा पड़ोसी देश है, और ऑस्ट्रेलिया ना, ये भी नहीं है। अब देखिए नीचे, क्या इंडोनेशिया हमारा पड़ोसी देश ना, ये भी नहीं है। तो कौन सा हो गया, एक ही ऑप्शन बचा है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी तृतीय आर्थिक गतिविधि है। अब ये हमारी इकोनॉमिक्स शुरू होगी, कौन सी टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछी गई। तो देखिए आप, कृषि है, या फिर व्यापार है, या फिर शिकार है, या फिर बुनाई है। तो कौन सा होगा, कृषि तो प्राइमरी सेक्टर में आता है, और बुनाई भी उसी में आता है। क्या है इसमें, ट्रेडिंग है, यानी कि सेवाएं हैं, व्यापार है, बैंकिंग है, ये सब हमारा किसमें आता है, ये था टर्सरी इकोनॉमिक्स में। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा उस अर्थव्यवस्था के रूप में है जिसका 50% या अधिक उत्पादक मूल्य क्षेत्र से आता है। अब इंग्लिश में पढ़ लीजिए, आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को खूब अच्छी तरह से इंग्लिश में पढ़ लीजिए। पढ़ लिया होगा आपने। तो इसका ऑप्शन है पहला बैंकिंग, दूसरा है सेकेंडरी यानी कि द्वितीय सेक्टर, तीसरा है तृतीय, चौथा है प्राइमरी। तो कौन सा है, अर्थव्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा जब होगी जब इसका 50% कहाँ से आएगा, 50% अधिक कहाँ से आएगा, ये आएगा हमारा
द्वितीय क्षेत्र से। और द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होती है इसमें। तो इसीलिए हमारे आजकल मोदी जी ने स्कीम चला रखी है कि आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हम लोग खुद से ही सब कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, हमें किसी पर लायबल नहीं होंगे, किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, क्योंकि चाइना भी मैन्युफैक्चर करके बहुत आगे बढ़ा, हम लोग भी बढ़ना चाहते हैं, तो इसीलिए हमारा ये, तो हमारा वही देश सर्वश्रेष्ठ होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आय और रोजगार सिद्धांत। आय और रोजगार सिद्धांत ये जो है अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो कौन सी शाखा है, देखें, पढ़ते हैं। क्या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, या फिर पब्लिक फाइनेंस है, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स है, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स है? तो कौन सी है? ये है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें आय और रोजगार का सिद्धांत दिया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जब भी दिख जाए समझ लीजिए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, बृहत अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? is defined as the study of behavior of individual designing making units and such as consumer resource owners and firms। मतलब ये जो है व्यक्तिगत निर्णय की इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता, संसाधनों के स्वामी तथा फर्मों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में प्रदर्शित करती है। यहाँ पे यानी कि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उपभोक्ताओं के, संसाधनों के। ये देखिए बिहेवियर, बिहेवियर तो ये किस में आता है? ये देखिए, ये आप टर्म्स पकड़िए। तो क्या ये माइक्रो है, या फिर मैक्रो है, या फिर हेल्थ इकोनॉमिक्स है, या फिर इकोनोमेट्रिक्स है? तो किस में आएगा ये आएगा माइक्रो में। जैसे व्यवहार की बात है, व्यवहार का अध्ययन, यानी कि माइक्रो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रो की। ठीक है, ये बिहेवियर के बारे में स्टडी करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मजदूरी, किराया, ब्याज तथा लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन हमारा इसी टाइप से पूछा गया। देखिए सीरीज में मतलब इकोनॉमिक्स भी खूब अच्छे लेवल पूछता है, तो इसे आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कहाँ गया ये अच्छे से। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये किस में आते हैं? इसकी स्टडी किस में की जाती है? इसकी स्टडी किस में इसकी स्टडी की जाती है? इसकी स्टडी की जाती है आपकी माइक्रो में। किस में? इसकी भी माइक्रो में की जाती है, और बिहेवियर की भी माइक्रो में की जाती है, याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का, उपकरण नहीं होगा, क्या होगा यार, उपकरण होगा क्या? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट का। तो किसका? ह्यूमिडिटी नापने के लिए किसे करते हैं? फैथोमीटर, या गैल्वेनोमीटर, या फिर हाइग्रोमीटर, या हाइड्रोमीटर? तो किसे कहते हैं? हाइग्रोमीटर का। और हाइड्रोमीटर कब करता है? हाइड्रोमीटर करता है डेंसिटी मापने में, घनत्व नापने में। फैथोमीटर समुद्र की गहराई नापने में, और गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा नापने में। ठीक है, 4 ऑप्शन बता दिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? किसका? अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग करता है जो अपने शिकार को पकड़ता है। तो कौन सा है? चमगादड़, या बिल्ली, या बाज, या कुत्ता? तो आप बताइए कौन सा होगा? ये होगा चमगादड़। कुछ लोग कहते हैं चमगादड़ को रात में दिखाई देता है और दिन में दिखाई नहीं देता। ऐसा कुछ नहीं है, चमगादड़ को कभी भी नहीं दिखाई देता। उसकी आंखें जो, लेकिन उसे दिखता नहीं है। वो किसका यूज़ करता है? वो हमेशा अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करता है हमेशा। और जैसे वो किसी चीज़ से बचता नहीं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो से, जैसे मैंने सामने दीवार है, अब वो समझा इससे टकरा नहीं रहा चमगादड़, एकदम से वापस पलट गया, तो यानी कि उसकी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स इस पर लगी, टकरा कर उसी वापस लगती है, तो समझ आता आगे कुछ और वहीं से हट जाता है एकदम से। तो याद रखिए चमगादड़ को दिखता कभी नहीं है वो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है, यानी कि ध्वनि किस मीडियम में यात्रा नहीं करती है? तो ये आपको पता होगा, सबको पता होगा। ध्वनि किस में नहीं कर सकती है? ध्वनि कभी नहीं वैक्यूम में नहीं कर सकती। तभी तो चांद पर हमें सुनाई नहीं देता है। चांद में क्योंकि निर्वात है, वहाँ पे यहाँ वायुमंडल नहीं है। ठीक है, अंतरिक्ष में। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है, यानी कि ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड किसके लिए? ह्यूमन के लिए। कौन सी है? 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक है, या फिर 10 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक है, या फिर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है, या फिर 10 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक है। तो क्या ऑप्शन होगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम लोग सुन पाते हैं केवल। ठीक है, इसके आगे पीछे नहीं सुन पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है, यानी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद, मतलब जो हमारे मतलब किसी की भी वस्तु की चाल ध्वनि की भी चाल से तेज हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्या सबसोनिक कहते हैं, या फिर सुपरसोनिक कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं, या फिर 1 मैक स्पीड कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? जब
ध्वनि की चाल से भी तेज कोई वस्तु चले तो उसका सुपरसोनिक चाल, यानी कि जो हमारी मिसाइलें नहीं होती हैं, हम लोग कहते हैं ये सुपरसोनिक मिसाइल, यानी कि वो ध्वनि की चाल से तेज चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है हवा में, यानी कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो कितना होता है, ये होता है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल, यानी कि कौन सा जल, डिस्टिल्ड वाटर में अनुमानित चाल कितनी थी, किसकी, ध्वनि की, तो साउंड की स्पीड पूछी गई है, अप्रॉक्सीमेट स्पीड। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टिल्ड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने है, 1498 मीटर पर सेकेंड, 1284 मीटर पर सेकेंड, 3980 मीटर पर सेकेंड या फिर 1598 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होती है, ये होती है 1498 मीटर पर सेकेंड। ये अच्छे से आप याद कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एग्जाम टाइम पर आप क्या करेगा, मेरी प्लेलिस्ट तो अपडेट है, आप सब वीडियो एक बार तेज़ी से डबल स्पीड में चलाकर सुन लीजिएगा एग्जाम से 10 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले। तो गाइस ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसमें सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रखा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेंगे, बस आप कमेंट में बताइए, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, धन्यवाद।